गत है इस नए विश्लेषण में। जब भी हम मध्यकालीन भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों की कोई लंबी चौड़ी लिस्ट देखते हैं ना, तो सच में ऐसा लगता है जैसे किसी पुरानी बहुत ही उलझी हुई पहेली को सुलझाना हो। सिर घूमने लगता है। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज हम इस भारी भरकम लिस्ट को डिकोड करने वाले हैं। रटना छोड़िए, हम इन ग्रंथों के नामों में छिपे दिलचस्प भाषाई पैटर्न को समझेंगे। एक बार पैटर्न समझ आ गया तो इन्हें याद रखना चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो चलिए पूरे जोश के साथ इन मध्यकालीन ग्रंथों के रहस्य को सुलझाते हैं। हमारा आज का मेन टॉपिक है मध्यकालीन साहित्य एवं साहित्यकार। और देखिए, ये सिर्फ कुछ किताबों या उनके लेखकों के नाम नहीं है। ये पूरा का पूरा एक युग है, उस समय का आईना है। हमारा आज का टारगेट बिल्कुल क्लियर है, इस लंबी और बेहद अहम लिस्ट पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल करना, ताकि अगली बार जब भी इनमें से किसी किताब का नाम आपके सामने आए तो उसके लेखक का नाम तुरंत बिना सोचे आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। और इस काम को एकदम आसान बनाने के लिए हमने इस पूरी लिस्ट को 5 बहुत ही लॉजिकल हिस्सों में बांट दिया है। पहले हम मध्यकालीन साहित्य पर एक सरसरी नजर डालेंगे, फिर नामा और तारीख वाले ग्रंथों को समझेंगे, उसके बाद जहांगीर और आलमगीर जैसे शासकों पर लिखे गए साहित्य को देखेंगे, और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी विविध कृतियों को समेटेंगे। सिंपल है ना? तो चलिए फटाफट अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मध्यकालीन साहित्य, एक नज़र। अब पहली बार में जब 50 से ज्यादा ऐतिहासिक ग्रंथों की लिस्ट सामने आती है तो कोई भी घबरा सकता है। लगता है कि भाई इतना सब कैसे याद होगा। लेकिन सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि हमें इसे एक बोरिंग लिस्ट की तरह नहीं पढ़ना है। इसके बजाय हम एक बहुत ही शानदार तरकीब अपनाएंगे। हम इन किताबों के नामों में छिपे पैटर्न को खोजेंगे। ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये अपने आप में पूरा मेटा डेटा है। बस इन शब्दों का मतलब समझ लीजिए और पूरी लिस्ट खुद ब खुद कैटेगराइज हो जाएगी। तो सबसे पहला और दिलचस्प सवाल यही उठता है कि इन ग्रंथों के नाम के आखिर में जो ये नामा शब्द बार बार आता है, इसका आखिर मतलब क्या है? और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, नामा से जुड़ी प्रमुख रचनाएं। नामा का सीधा सा मतलब होता है कोई वृत्तांत, पत्र या किसी की जीवनी। तो जैसे ही आप किसी किताब के नाम में नामा देखें, समझ जाइए कि ये किसी के जीवन की कहानी या कोई भव्य वृत्तांत है। अब जरा इस पैटर्न को देखिए कि कैसे ये नामा अलग अलग कालखंडों को जोड़ता है। गुलबदन बेगम का लिखा हुमायूं नामा, इनायत खान का शाहजहां नामा और मोहम्मद काजिम का आलमगीर नामा। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ मुगल दरबार तक ही सीमित नहीं था। निजामुल मुल्क तूसी का सियासतनामा और गुरु गोबिंद सिंह जी का जफरनामा इस बात का पक्का सबूत है कि अलग अलग बैकग्राउंड के महान रचनाकारों ने इस स्टाइल का जबरदस्त इस्तेमाल किया। अब यहाँ एक बहुत ही बारीक चीज पर ध्यान दीजिए। कभी कभी एक ही नाम से कई ग्रंथ होते हैं और यहीं पर अक्सर कन्फ्यूजन होता है। हमारी सोर्स सामग्री साफ दिखाती है कि पादशाह नामा का संबंध कज़वीनी या मोहम्मद अमीन कज़वीनी से भी है, और साथ ही अब्दुल हमीद लाहौरी ने भी पादशाह नामा लिखा है। इतिहास को सटीक रूप से समझने के लिए इन दोनों को अलग अलग याद रखना बहुत जरूरी है। इसी तरह मोतमिद खां का इकबाल नामा ए जहांगीरी एक ऐसा नाम है जो हमारे डेटा में एक से ज्यादा बार हाईलाइट हुआ है। और आप जानते ही हैं, जब इतिहास में कोई चीज बार बार सामने आए तो समझ लीजिए वो दस्तावेज कितना ज्यादा अहम है। अच्छा, अब नामा वाले ग्रंथों को तो हमने समझ लिया, लेकिन एक सवाल और है। उन ग्रंथों को हम किस कैटेगरी में रखें जो किसी की बायोग्राफी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से ऐतिहासिक घटनाओं या क्रॉनिकल्स पर ही फोकस करते हैं? इस सवाल का एकदम सटीक जवाब हमें मिलता है अपने तीसरे सेक्शन में, तारीख वाले महत्वपूर्ण ग्रंथ। तारीख शब्द का सीधा और सिंपल मतलब है इतिहास या कोई दिनांकित घटनाक्रम। मतलब किताब के नाम में तारीख दिखा नहीं कि आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये एक प्योर ऐतिहासिक दस्तावेज है। अब देखिए ये कैसे एक के बाद एक जुड़ते हैं। उदबी की तारीख़ यामिनी, जिसे किताबुल यामिनी भी कहते हैं, याहिया बिन अहमद सरहिंदी की तारीख़ मुबारक शाही, शाम शराज अफीफ की तारीख़ फिरोज शाही और अब्दुल्ला की तारीख़ दाऊदी। इन सब में कॉमन क्या है? तारीख। हो गया ना आसान। इसी लिस्ट में कुछ और जबरदस्त नाम देखिए। अहमद यादगार की तारीख़ सलातीन अफ़गाना, अता मलिक जुवैनी की तारीख़ जहांगुशा और अजीज़ुल्लाह की ज़ीनत तारीख़। अब यहाँ एक चीज़ जो आपको ज़रूर नोट करनी चाहिए वो ये कि हमारे सोर्स के हिसाब से तारीख़ शाही के साथ हसन निज़ामी और अहमद यादगार दोनों का ही नाम जुड़ा हुआ है।
ये छोटी छोटी डिटेल्स ही तो इतिहास को इतना दिलचस्प बनाती हैं। और हाँ, कभी-कभी तारीख का बहुवचन यानी तवारीख भी इस्तेमाल होता है। जैसे अब्दुल कादिर बदायूनी की मुंतखब उत तवारीख, सुजान राय की खुलासत उत तवारीख और राय वृंदावन की लुब उत तवारीख। इसके साथ ही तारीख ए रशीदी है, जिसे मिर्ज़ा हैदर दोगलत या मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर दोगलत ने लिखा है। नामों में ये जो हल्का सा वेरिएशन है ना, ये असल में हमें उस समय के मूल पाठ की गहराइयों तक ले जाता है। चलिए, अब हम भाषाई पैटर्न से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने चौथे सेक्शन पर आते हैं, जहांगीर और आलमगीर पर साहित्य। अब हम सीधा फोकस करेंगे उन ग्रंथों पर जो किसी विशिष्ट शासक जैसे कि अकबर के इर्द गिर्द लिखे गए। और सच कहूं तो इन्हें पहचानना सबसे आसान है, क्योंकि शासक का नाम ही किताब के नाम में होता है। जैसे अब्बास खां सरवानी की तोहफे ए अकबर शाही, निजामुद्दीन अहमद की तबकात ए अकबरी, आरिफ कंधारी की तारीख ए अकबरी और सबसे मशहूर अबुल फजल की आईने अकबरी। सबके सब सीधे अकबर के युग से जुड़ जाते हैं। अब यहाँ एक कमाल की बात देखिए, एक ही लेखक के अलग अलग पहलू। अबुल फजल को हम सब आईने अकबरी के लिए जानते हैं, जो एक बहुत ही ऑफिशियल दस्तावेज है, लेकिन उन्होंने मकालेबात अबुल फजल और मुनाजात अबुल फजल जैसी अपनी व्यक्तिगत रचनाएं भी लिखी। ये चीजें दिखाती हैं कि उस दौर के लेखक कितने बहुमुखी प्रतिभा वाले थे। बिल्कुल यही पैटर्न जहांगीर और आलमगीर के समय भी दिखता है। ख्वाजा कामगार गैरत खान की मासीर जहांगीरी, साकी मुस्तैद खान की मासीर आलमगीरी, ईसरदास नागर की फुतुहात आलमगीरी और मोहम्मद सादिक की आदाब आलमगीरी। जब आप इन नामों को सीधे उस शासक से लिंक कर देते हैं तो इतनी बड़ी लिस्ट भी चुटकियों में याद हो जाती है ना कमाल का तरीका। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन में, अन्य प्रमुख और विविध कृतियां। हमने नामा, तारीख और शासकों के नाम तो देख लिए, लेकिन इतिहास में हमेशा कुछ ऐसी मास्टरपीस होती हैं जो किसी एक सांचे में फिट नहीं बैठती। अब यहाँ एक आम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। जौहर अफ्तावची एक ऐसे लेखक हैं जिनकी 2 बड़ी रचनाएं सामने आती हैं। तज़किरतुल वाक़ियात, जिसे सोर्स में 2 अलग-अलग स्पेलिंग के साथ लिखा गया है, और दूसरी है तारीख ए हुमायूनी। ये दोनों ही महान कृतियां जौहर अफ्ताबची ने ही लिखी हैं, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इसके बाद हमारे पास मिरात यानी दर्पण और मासिर वाले पैटर्न आते हैं। शेख सिकंदरी की मिरात सिकंदरी और अली मोहम्मद खां की मिरात अहमदी, जो हमारे सोर्स में 2 बार आई है। इसी तरह हसन निज़ामी की ताजुल मासिर और शाह नवाज खां की मासिर उल उमरा। ये किताबें हमें उस काल के लिखने के अलग अलग स्टाइल की शानदार झलक देती हैं। और अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब बारी है मध्यकालीन इतिहास के कुछ सबसे हैवीवेट और असरदार ग्रंथों की। खाफी खान की मुंतखब उल लुबाब, मिनहाज उस सिराज की बहुत ही मशहूर तबकात नासिरी, ज़ियाउद्दीन बरनी की फतवाए जहांदारी, इसामी की फुतूह उस सलातीन और भीमसेन की नुस्खाए दिलकुशा। ये वो नाम हैं जो एग्जाम्स और चर्चाओं में अक्सर घूम फिर कर आते हैं, और अब हमने इन्हें भी अपनी इस पजल में एकदम सही जगह पर सेट कर दिया है। तो चलिए इसे रैप अप करते हैं उन बाकी बची हुई अनोखी कृतियों के साथ जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। टेकचंद बहार और अब्दुल कादिर नाजिर की बहार आज़म, शिहाबुद्दीन उल उमरी की मसालिक उल अब्सार, अल काशकंदी की सुबह उल अशा, और आगे देखें तो केवल राम की तज़किरतुल उमरा, फ़ख्र मुदब्बिर की आदाबुल हर्ब व शुजात, मोहम्मद कबीर की अफसाना ए शाहान और मीर मोहम्मद मासूम की तारीख़ शाह शुजाई। और इसके साथ ही हमने अपने सोर्स की एक एक रचना को बिल्कुल परफेक्टली कवर कर लिया है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि ये सारे अलग अलग वर्गीकरण अलग अलग लेखकों की नज़रों से असल में एक पूरे के पूरे युग को जिंदा रखते हैं। जब हम इन नामा, तारीख और शासकों के पैटर्न्स को डिकोड करना सीख जाते हैं ना, तो हम सिर्फ कोई बोरिंग लिस्ट नहीं रट रहे होते, हम उस मध्यकालीन दौर के शानदार रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम को समझ रहे होते हैं। तो अगली बार जब भी इतिहास पढ़ें तो शब्दों के इस खेल को जरूर याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा।